नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ मिड डे डिबेट में आपका स्वागत है। खबर की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बसपा सपा गठबंधन का असर मायावती के 63वें जन्मदिन से सोशल मीडिया पर डाले जा रहे पोस्टरों में साफ दिखने लगा है, जिनमें उन्हें भावी प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया गया है। बसपा नेता सुधींद्र भदौरिया ने एक पोस्टर ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने मायावती को जन्मदिन की बधाई दी है, लेकिन इस दौरान एक बड़ी बात भी कह दी है। भदौरिया ने यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि मायावती ही देश की अगली प्रधानमंत्री बने। भदौरिया ने अपने ट्वीट में कहा कि उनका सपना है कि बसपा सुप्रीमो मायावती प्रधानमंत्री बने, और इस पोस्टर पर बीजेपी नेता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि मायावती को एसपी से गठबंधन का अफसोस होगा। वहीं शरद यादव ने मायावती के भावी पीएम वाले पोस्टर पर कहा कि यह सपना बहुत बड़ा है। तो पोस्टर को लेकर बयानबाजी भी शुरू हो गई है, पोस्टर को लेकर एक वार भी शुरू हो गई है। उस ट्वीट पर जो प्रतिक्रियाएं आई वो भी हम आपको बता रहे हैं, और साथ ही साथ महागठबंधन के बाद तय करेंगे पीएम का नाम, ये बात शरद यादव ने कही है। तो महागठबंधन से पहले पीएम का नाम तय क्यों नहीं हो सकता? महागठबंधन के बाद ही पीएम का नाम क्यों तय होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर वजह क्या है जो पीएम का नाम पहले नहीं तय किया जा सकता। लेकिन इन सब के बीच जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, गठबंधन होता है, और उसके बाद जो पोस्टर सामने आ रहा है और उस पोस्टर पे जो प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं, जो बात रखी जा रही है, मायावती को पीएम के चेहरे के तौर पर जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। क्या यह तमाम चीज़ें किसी सोची समझी रणनीति के तहत हो रही हैं? क्या गठबंधन के दौरान ही चीज़ें साफ हो जाएं कि आखिर अगर सीटें बेहतर होती हैं और जीत की तरफ अगर बढ़ते हैं तो पीएम का चेहरा कौन होगा? तो कांग्रेस नेता पीएल पूनिया, जेडीयू नेता केसी त्यागी, शरद यादव और यूपी कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने क्या कुछ कहा, जरा इस पर भी एक नजर डालते हैं। पहला काम हमारे जैसे आदमी का तो एक ही काम है, हम पूरा सब चीज़ जो है हर चीज़ छोड़ करके खड़े हैं, और हमारा मकसद ये है कि देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में, पहले सरकार जाना चाहिए और जाएगी, इसके बाद तय हो जाएगा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। कोई सपने देखना कहीं बंदिश नहीं है, कोई अवैधानिक नहीं है, कोई अपराध नहीं है, तो क्या हर्ज है? कोई अपने आप को राष्ट्रपति समझने लग जाए, अपने आप को प्रधानमंत्री समझने लग जाए, अपने आप को चुना हुआ प्रतिनिधि समझने लग जाए, कुछ भी समझने लग जाए, तो इसमें कोई आपत्ति की बात तो नहीं है। अगर लखनऊ में इस तरह का माहौल है, अपने लोगों को इस तरह से प्रसारित करते हैं, तो कौन रुकावट है? मायावती जी के प्रधानमंत्री पद के लिए लगे गए पोस्टर एनडीए के खिलाफ नहीं, ये कांग्रेस पार्टी और उसके नेतृत्व के खिलाफ हैं। चिंता कांग्रेस पार्टी को होनी चाहिए, न कि एनडीए को। देखिए, जनता को गुमराह करने के लिए हर राज्य में ये प्रधानमंत्री घोषित कर रहे हैं। आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री घोषित होंगे इनके, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी होंगी, यूपी में बहन जी को इन्होंने घोषणा की है, पोस्टर लग रहे हैं, दिल्ली में केजरीवाल जी के पोस्टर लगेंगे, राहुल जी ने स्वयं अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित कर रखा है। तो कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू, एसजेडीयू के हमने आपको बयान सुना है, जहां पर इस खासकर ट्वीट पर जो बयान जिस तरीके से आ रहे हैं वो अब इसको एक खासकर पोस्टर वॉर के रूप में सामने आ रहे हैं। हमारे साथ मिड डे डिबेट में चर्चा करने के लिए गेस्ट भी मौजूद है स्टूडियो में। जफीर आमीन एसपी नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीरज रॉय टीएमसी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, और रफत फातिमा कांग्रेस नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले जफर आमीन के पास चलते हैं। जफर जी, जिस तरीके से ट्वीट होता है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी, समाजवादी पार्टी बीएसपी का गठबंधन हुआ, फिर एक जन्मदिन को लेकर एक पोस्टर लॉन्च होता है और उस पोस्टर पे जो ट्वीट किए जाते हैं, आपसे जानना चाहेंगे ये जो तमाम चीज़ें, खासकर जो जिक्र किया जा रहा है कि सुनिश्चित किया जाए कि मायावती पीएम होगी खासकर लोकसभा चुनाव से पहले, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ था जी, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सांप छछूंदर की दोस्ती हो गई है। इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया और पूरी कौम को, पूरी दलित और पिछड़ों को उन्होंने सांप छछूंदर की संज्ञा दी। हमारा ये कहना है कि क्या आप दलित के सपने पर भी एतराज़ करेंगे? हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी है
वो सपना देख सकता है। जो पिक्चर बहुत देखता है वो सपना देखता है कि सलमान खान, अजय देवगन बन जाएं। और अगर राजनीति करने वाला कोई सपना देखता है कि वो प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, तो ये कौन सी बुरी बात है। दूसरी बात, ये हिंदुस्तान है, भारतीय जनता पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोगों को तो हमने भगवान पोस्टर पे बनते देखा, तो उस पर भी तो इन लोगों को आपत्ति करना चाहिए। नहीं तो जफर जी, जो सपना देखा जा रहा है, क्या उस सपने से आप सहमत हैं? नहीं, सपना देखने का सबको अधिकार है, और ऐसा नहीं है कि सपना पूरा भी नहीं होता। बहुत से सपने पूरे होते हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि एक दलित महिला के लिए एतराज करना कि नहीं साहब वो कैसे लगा दिया पोस्टर कि वो प्रधानमंत्री बनेंगी, ये बात गलत है। सबको हक है हिंदुस्तान के अंदर, कोई भी कोई सपना देख सकता है, और सपना पूरा भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूरा होता है, बहुत से सपने पूरे होते हैं। तो इस पर कोई आपत्ति नहीं करना चाहिए। हाँ, भगवान नहीं बनना चाहिए पोस्टर पे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तो भगवान भी बना देती है पोस्टर पे अपने नेताओं को, तो उस पर तो घोर आपत्ति होना चाहिए जो लोग अपने नेताओं को भगवान बना के पोस्टर पे पेश किया करने का काम। नहीं तो जफर आमिन, जिस पे डिस्कशन क्यों नहीं होना चाहिए? आखिर प्रधानमंत्री का जो चेहरा है, और नहीं, एतराज की बात कर रहे हैं, जो राजनीतिक दल एतराज कर रहे हैं, हमको उस पर आपत्ति है। हम डिस्कशन पे आपत्ति नहीं कर रहे हैं। हम जो किसी के सपने देखने पर भी पाबंदी लगा रहे हैं, यानी दलित इस देश के अंदर सपना भी नहीं देख सकता, दलित के बारे में दूसरा भी सपना नहीं देख सकता, तो इस पर हमारा एतराज है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव आते हैं, मायावती का आशीर्वाद लेते हैं, अखिलेश यादव भी बहुत ज़्यादा जिस तरीके से पेश आ रहे हैं, साफ तौर पर मायावती की स्थिति कहीं ना कहीं मजबूत नजर आ रही है गठबंधन में। नहीं, देखिए, हमारा ये कहना है कि आज के माहौल में 2014 के बाद पूरे हिंदुस्तान में नफरत का माहौल खड़ा कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और ऐसे में लोग आपस में मोहब्बत कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के 25 साल के पुराने दोस्त उद्धव ठाकरे, शिवसेना, आज उनसे अलग हो रही है, वो नफरत कर रहे हैं, तो उसको भी मोहब्बत में उनको बदलना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा लोग मोहब्बत कर रहे हैं तो अच्छी बात है, एक दूसरे से मिल रहे हैं, अच्छा माहौल बना रहे हैं देश का। जो सियासी माहौल गंदा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसको भी सही कर रहे हैं, तो ये देश के लिए बहुत फायदेमंद है। और हम लोगों का नारा भी यही है कि भाई हम सत्ता के लिए नहीं, हम देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को तबाह बर्बाद कर दिया है, चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो, चाहे सीमा सुरक्षा की बात हो, चाहे देश में महंगाई की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे नौकरियों की बात हो, किसी भी चीज में जो 2014 में झूठा वादा किया था इन्होंने, वो सारे झूठे वादे रफत फातिमा जी से भी एक रिएक्शन जफर आमीन जी ले लेते हैं। रफत जी, आपको क्या लगता है जो ट्वीट किया गया, मायावती को जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, ऐसा नहीं लगता ये तमाम चीज़ें सोची समझी रणनीति के तहत हो रही है ताकि कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो सामने चीज़ें आ जाएं? देखिए आरिफ जी, हमें भी लग रहा है कि सपने देखने का सबको हक होता है। अगर कोई सपने देख रहा है तो किसी को भी हक है कि वो सपने देख सकता है, और साथ में एक इसके लिए लेकिन ज़रूरी यह है कि एक आंकड़ा होता है, 272 का आंकड़ा पूरा पार करना होता है, जिसके लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत है और जनता से जुड़ना चाहिए। तो हमें लगता है पहले तो हमें जनता का भरोसा जीतना चाहिए, और जनता के हक के लिए बहुत मेहनत करनी है। अभी आगे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, और हम भी क्योंकि कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी प्रवक्ता है, तो हम भी चाहेंगे माननीय राहुल गांधी जी नेक्स्ट पीएम हो। तो सभी अपने अपने नेता को चाहते हैं कि वो नेक्स्ट पीएम हो या सीएम, जो भी अपने नेता को सभी कार्यकर्ता चाहते हैं आगे बढ़ता हुआ देखना। तो हमें नहीं लगता कि सपने देखने का किसी को हक नहीं, सभी को देखने का हक है। अगर ऐसी चीजें हो रही तो हमें लगता है ये डिबेट का इशू नहीं है, इस टाइम जनता को क्या चाहिए ये इशू है। ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, क्या जनता के लिए हमें कैसे काम करना वो इशू है। हमें जनता के लिए कड़ी मेहनत करनी है, हम क्योंकि जनता इतना परेशान हो चुकी है पिछले 4.5 सालों से। तो मान लीजिए ये सपना हकीकत में तब्दील हो जाए, तब आप क्या कांग्रेस का स्टैंड क्या पूरा इस्तेकबाल होगा? कोई ऐसा कांग्रेस को कोई जरा सा भी आपत्ति नहीं होगी। जो भी इस चीज पे खरा उतरेगा, जाहिर है उसको पूरे मैंडेट से आएगा, वो भावी प्रधानमंत्री होगा। और साथ ही ये भी है कि पिछले जिस तरीके से विकास की झूठे दावे करके अगर बीजेपी आई है तो उसको भी जनता ने जो है प्रधानमंत्री होते हुए देखा है। तो हम चाहेंगे कोई भी झूठा वादा ना हो, विकास के दावे खोखले ना नजर आए, और जमीनी हकीकत पे लोगों को न्याय मिले। जो जनता का मूलभूत समस्या है उस पर लेके कोई भी सरकार बने, हम पूरी तरीके से हम लोग साथ हैं।
और हम ससम्मान उसको स्वीकार करेंगे। कांग्रेस कहाँ खड़ी होती है अगर बात उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव की करें तो? अब कांग्रेस का जो इस तरीके से हम लोग मेहनत हो रही है लगातार, हम लोग कार्यकर्ताओं में जोश देखा जा रहा है। अभी आप आगे देखिएगा, नतीजे अच्छे निकलेंगे। हम लोग को पूरा यकीन है कि हम लोग के जितने भी कार्यकर्ता हैं बूथ लेवल पे, हर तरीके से हम लोग आगे कोशिशें कर रहे हैं। यूपी में कहाँ खड़े होते हैं ये आगे आने वाला वक्त ज़रूर बताएगा। क्योंकि खासकर इसलिए मैंने ये बात कही क्योंकि साफ तौर पर जो 2 सीटें ऐसा लग रहा है कि खैरात में दी गई हैं कांग्रेस को, तवज्जो ज़्यादा इस गठबंधन में नहीं दी गई है, इसलिए मैंने पूछा। नहीं देखिए, ये भी उनका अपना समीकरण, जो भी पॉलिटिकल ये एनालिसिस होते हैं, जिसका जो पार्टी का अपना सपा या बसपा ने जो भी निर्णय लिया वो उसका अपना हुआ था। लेकिन कांग्रेस ने अपने 80 सीटों पे पूरी तरीके से सक्षम होकर आगे लड़ने की रणनीति बनाई है और उसके लिए हम लोग पूरी कोशिशें करेंगे और आने वाले नतीजे इसका पूरा आपके सामने सब कुछ सामने आ जाएगा। अभी तो वक्त है। और नीरज जी, आप टीएमसी नेता भी इस वक्त हमारे साथ। नीरज जी, आपको क्या लगता है कि खासकर अगर तृणमूल कांग्रेस की हम बात करते हैं और जिस तरीके से थोड़ी देर पहले खबर भी आई, एक बड़ा झटका लगा है ममता बनर्जी को, जो गैर बीजेपी दल को साथ लेकर वो आने की बात कर रही थी और 19 जनवरी की बात की जाए एक बड़ी रैली करने जा रही थी, तो खासकर उन गैर बीजेपी दलों ने तो किनारा कर लिया है। आरिफ जी देखिए, बात यह है कि किसने किनारा किया ये मायने नहीं रखता है। शुरू से ही तो महागठबंधन के उस पे तो एक तरह से देखा जाए थर्ड फ्रंट में शुरू से ही निर्धारित हो चुका है। शरद पवार जी रहे हों या एच.डी. देवगौड़ा जी या तमाम जो थर्ड फ्रंट के लोग हैं, इसमें यही हुआ था कि जो दल जितने ज्यादा से ज्यादा जो सीट लेकर आएगा उसी के थर्ड फ्रंट पे सरकार प्रधानमंत्री बनाया जाना है। तो यह जो चीजें निकल कर आ रही है या सिर्फ एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रही है, देश की आम जनता को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है, तो इन सब चीजों को जनता अच्छी तरह से समझ रही है। और क्या होना है, एंटी बीजेपी एक लहर जो चल रही है देश में, चुनाव आते आते बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी परास्त हो रही है, एनडीए गठबंधन परास्त हो रहा है। छोटे छोटे ऐसे मामलों से कोई आम जनता परेशान होने वाली नहीं है। तो इसको उस स्तर पे न देखा जाए कि पोस्टर पे किसी का फोटो आ गया, किसी का कुछ हो गया, लेकिन शीर्ष नेतृत्व क्या उसने स्वीकार किया क्या कि मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए नामित हो रही हूँ या बनाया जा रहा है, ये सब चीजें नहीं है। कोई नेता बोल सकता है, मैं प्रदेश अध्यक्ष तृणमूल कांग्रेस का हूं तो हमारे नीचे कोई भी बोल सकता है, तो उसको तो आप क्या बोल सकते हैं? महागठबंधन के हिसाब से आपको क्या लगता है कौन नेता होना चाहिए? ये महागठबंधन के हिसाब से जो नीतियां शुरू से चली आ रही उस पर कि जिसके पास जितना ज्यादा से ज्यादा सांसद होते हैं, शुरू से ही शीर्ष और वरिष्ठ नेताओं ने बोला हुआ है, उस पर ही मैं पालन करने की बात बोलूंगा। जफर अहमद जी, आपको क्या लगता है कि महागठबंधन को जो जिक्र हो रहा है, जिस तरीके से एक मोर्चाबंदी की जा रही है खासकर बीजेपी को रोकने के लिए, तो ये सवाल आपसे ही मैं लेना चाहूंगा कि कौन लगता है आपको जो है महागठबंधन का खासकर वो चेहरा ऐसा निकल के कोई आ रहा है? ने बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई इशू नहीं रह गया। उन्होंने जो 2014 के चुनाव में जिस तरह से वादा किया था जनता को, और जनता ने उनके वादों पर विश्वास किया था, और विश्वास इस हद तक किया था कि जब उनकी रैली का संबोधन आता था और लाइव टेलीकास्ट होता था तो अगरबत्ती जला के टीवी के सामने तब लोग उनका संबोधन देखते थे। लेकिन आज वही जनता जो 2014 में अगरबत्ती जला के संबोधन सुना करती थी मोदी जी का, आज वो गोईठा चला के टीवी के सामने जला के चली जा रही है। हालात बदल गए। अब बीजेपी के पास कोई इशू नहीं है। बीजेपी सिर्फ एक बात कह रही है कि साहब हमारे पास तो मोदी जी चेहरा है, विपक्ष के पास चेहरा कौन है। अब सबसे बड़ा सवाल हम बीजेपी से ही हमारा सवाल है कि भाई 3 राज्यों में मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ और छत्तीसगढ़ हुआ, तीनों राज्यों में आपके पास चेहरा था और विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं था, और आप बुरी तरह से हार गए। जबकि आपने वही इशू बनाया था लोकल लेवल पे, स्टेट में, कि साहब इनके पास कोई चेहरा नहीं है, ये मुख्यमंत्री का नाम घोषित करें। तो ठीक वही हाल होगा जो हाल राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, उसी तरह अब ये नेशनल लेवल पे कह रहे हैं कि साहब विपक्ष के पास प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। तो चेहरा नहीं है, वही हाल जब यही सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, अखिलेश यादव से जब ये सवाल किया जाता है कि आखिर इस पीएम का चेहरा कौन होगा, तो वो इस सवाल से बचते हुए नजर आते हैं और वो साफ तौर पर जिक्र कर रहे हैं, मीडिया से कहते हैं कि आप तो जानते ही हैं। इशारा जो था वो मुलायम सिंह यादव की तरफ था। नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, जब सीटें जीत के आएंगी और नंबर्स आएंगे सीटों के, तो जो सांसद होंगे उनकी भी राय मानी जाएगी, और लोकतंत्र में यही तरीका होता है। तो अब ये चीज तो भविष्य में है कि किसको कितनी सीटें मिलती हैं, उस लिहाज से फैसला होना है।
तो जो लोकतंत्र में जो होना चाहिए हम लोग तो उसी पे चलेंगे, इसलिए कि हम लोगों के वहां कोई भी दल हो जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में है वो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती, वो डिक्टेटरशिप में विश्वास रखती है। और यही वजह आपने देखा कि पूरे देश की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सब पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया और लोकतंत्र का सीधे सीधे मजाक बना दिया है। कांग्रेस को लेके क्या कहेंगे? नहीं तो हम तो कांग्रेस को भी तो विपक्षी में जोड़ रहे हैं, हम तो संपूर्ण विपक्ष की बात कर रहे हैं। हम कांग्रेस तो सत्ता में है नहीं, तो सब विपक्ष की बात हम कर रहे हैं। और यही बात वहां भी हुई थी, इन्होंने तीनों चुनाव में स्टेट के जहां इनकी सरकारें थी यही बात कह रहे थे वो कि विपक्ष के पास चेहरा नहीं है, विपक्ष के पास चेहरा नहीं है, और बुरी तरह हारे। तो आज भी वो इस इशू को उठा रहे हैं और चेहरा आखिर बन गया। जिसकी सरकार बनेगी चेहरा अपने से सामने आ जाएगा और अच्छा चेहरा आएगा। तो जफर आमीन जी, गठबंधन में कांग्रेस को तवज्जो क्यों नहीं दी गई? देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान है कि कांग्रेस गठबंधन में क्यों नहीं गई। भारतीय जनता पार्टी ये दिखाना चाहती है कि साहब हम अकेले लड़ रहे हैं, जबकि उनके पास 40 पार्टियां हैं जिनका नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं। और चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, छोटी पार्टियों में अपना दल ले लीजिए, भाजपा ले लीजिए, महाराष्ट्र में चले जाइए तो शिवसेना ले लीजिए, पंजाब चले जाइए तो पंजाब में अकाली दल ले लीजिए, तो हर जगह ये गठबंधन पे लड़ रहे हैं। लेकिन ये शो करना चाहते हैं कि साहब हम अकेले लड़ रहे हैं, हमसे सब लड़ रहे हैं। तो उनकी इसी हवा को निकालने के लिए सपा बसपा ने खुद गठबंधन किया। नहीं तो वो सवाल का जवाब है, कांग्रेस को दरकिनार आखिर क्यों किया गया? नहीं, वो फिर भारतीय जनता पार्टी चिल्लाती है हमारे खिलाफ, सब एक होके लड़ रहे हैं, नेशनल पार्टी है और नेशनल पार्टी भी मिल गई है और हमारे खिलाफ लड़ रही है। नहीं तो विधानसभा चुनाव में तो आपने किया था, देना चाहते विधानसभा चुनाव में तो आपने किया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान है कि अकेले कांग्रेस चुनाव क्यों लड़ रही है, क्यों नहीं गठबंधन में लिया गया और क्यों नहीं गई। मसला तो अंदर से भारतीय जनता पार्टी खुल के नहीं बता रही है, और भारतीय जनता पार्टी ये शो करना चाहती है कि कांग्रेस के अकेले लड़ने से जो सेकुलर वोट है, जो विपक्ष का वोट है, वो बंटवारा होगा। लेकिन वास्तविकता कुछ और है, जिससे भारतीय जनता पार्टी खुद घबराई हुई है कि कांग्रेस 80 सीटों पे अकेले लड़ेगी तो नुकसान किसका होगा, फायदा किसका होगा, वो अंदरूनी खाने में उसको मालूम। रफत जी क्या लगता है, बात क्या है इसके पीछे? देखिए आरिफ जी, हमें लगता है हम कांग्रेस मुद्दों से भटकना नहीं चाह रही है और ना माइंड डाइवर्ट करना चाह रही है इन मुद्दों पर। हमारा मेन मुद्दा है किसान, बेरोजगारी, महिलाएं, जो हालात देश के उससे देश को बचाना। हम इससे ज़रा सी भी डाइवर्ट होना नहीं चाह रहे हैं। कौन किसका फेस बन रहा है, कौन किसको गठबंधन में नहीं ला रहा है, ये बीजेपी का मसला है। वो बेचैन है, बेताब है, आखिर क्यों ये नहीं पता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डरे हुए हैं। तो हमें नहीं लगता हम इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें। हमारा ये ध्यान है कि हमें मुद्दों पे लड़ाई लड़नी है और जनता को भरोसा दिलाना और जनता के हक के लिए खड़े होना है। और यही ये इस टाइम जो चुनाव हो रहा है वो हमें लग रहा है जनता बनाम बीजेपी, ना कि किसी पार्टी से नहीं हो रहा है। इस टाइम जनता खुद खड़ी होगी और आगे आने वाला 2019 आपको बता देगा कि जनता क्या चाह रही है। ये जनता बनाम बीजेपी लड़ाई हो रही है। तो हम किसी गठबंधन और इस पे कोई टीका टिप्पणी इसलिए नहीं कर रहे हैं, जो होता नियति हमें लग रहा है ये बहुत सही हुआ है जो भी हुआ, तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। जिस तरीके से महागठबंधन शक्ल ले रहा है, बात बिहार की करें या फिर और हम राज्यों की बात करें जहां पर कांग्रेस भी उसमें शामिल है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो खासकर समाजवादी पार्टी और जो है बीएसपी ने जो है गठबंधन किया है और आगे चीज़ें हो सकता है भी बदल सकती हैं। ऐसा नहीं लगता कि प्रधानमंत्री खासकर पीएम के चेहरे पे बात इसलिए नहीं हो रही है कि अगर इस पे डिस्कशन हो जाएगा तो विभाजनकारी चीज़ें जो है वो शुरू हो जाएंगी, ये दल आपस में हो सकता है कि लड़ने लग जाएं। नहीं आरिश जी, यह जो बात रही है, जो आपने कहा है कि विभाजन हो जाए, आपको नहीं पूरे देश को पता है कि जो भी पार्टियों का गठबंधन है वो अपने अपने प्रदेशों में एक मजबूत स्थिति में है। ठीक है, तो इस वजह से पिछले अगस्त का जुलाई से ये चीजें ममता जी के द्वारा और उनके आपके शरद पवार जी, देवगौड़ा जी, जो कि जितने भी संभ्रांत और बड़े नेता हैं, उनके द्वारा बोला जाता रहा है कि जो दल अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने प्रदेश में बेहतर पोजीशन लेकर आते हैं, जिनकी संख्या जितना ज्यादा रहती है, वही थर्ड फ्रंट में प्रधानमंत्री के दावेदार रहेंगे। तो यह चीजें अगर बोली जाए कि और एक होके एक चेहरा लाते हैं, तो यह भाजपा के द्वारा एक कुचक्र चला जा रहा है आम जनता को भड़काने के लिए, जो कि इस भड़काव में आना नहीं है। भाजपा अगर विकास की बात करती है तो हर दल अपने अपने जो प्रदेशों में है विकास करते हैं। भाजपा आखिरकार विकास की बात करके
वहां के चीजों को दर्शाने के बजाय, वहां पे अपनी उपलब्धियों को गिनाने के बजाय, वहां के लोकल मुद्दों को भी उठाने के बजाय एक ऐसे चीजों को जो कि दलगत से हटके आ जाता है, एक संप्रदाय पे आती है भाजपा, वहां पे एक दूसरे अन्य मुद्दों पे उठाने की बात करती है। अपना भी तो एक विजन भाजपा का होना चाहिए। दूसरे दलों की शिकायत करने से बेहतर है अपनी कमियों को दूर करते, तो ऐसी नौबत ही नहीं आती कि आज केवल गिड़गिड़ाने के अलावा कुछ रह नहीं जाता। काम करने की जरूरत है और यह न दिखाया जाए कि नहीं गठबंधन एकता नहीं है। अगर गठबंधन में एकता नहीं है तो काम कैसे चल रहा है? आपको डर क्यों है? आपको नहीं चिल्लाना चाहिए बेमतलब की चीजों पे। गठबंधन में एकता है, लेकिन एक चेहरे को लेकर जो बहुमत के साथ जो आएगा वही चेहरा होगा, तो इसके लिए तो अभी सबको मेहनत की जरूरत है। और पिछली सरकारें जिस तरह से झूठ के दावे करके आई हैं बहुमत में, आज जनता देख रही है, तो जनता खुद ही फैसला लेगी अब आगे वाले वक्त में उसको क्या करना है। तो कांग्रेस पूरी तरह निश्चित है कि वो जनता के भरोसा दिलाने में कामयाब होगी। इसलिए हमें लगता है कि आने वाला वक्त जरूर एक बड़ा बदलाव लेके आएगा। जफर आमीन जी, कांग्रेस का कहना है कि हम जनता का भरोसा जीतेंगे और आने वाला वक्त इनका होगा। देखिए, जो कांग्रेस कह रही है कि जनता का भरोसा जीतेंगे, तो संपूर्ण विपक्ष जनता का भरोसा जीतने के लिए ही चुनाव के मैदान में आया है। और ये सही है कि जनता जिसको जहां जिताएगी। देखिए, एक चीज़ हम बहुत स्पष्ट कर दें आपको कि जो नेशनल पार्टियां हैं उनके मुकाबले में जो क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने स्टेट्स में हैं वो बहुत मजबूत हैं और उसमें दरार नेशनल पार्टियां नहीं डाल पा रही हैं। जैसे अगर कांग्रेस को ले लीजिए तेलंगाना में, समझ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को आप दूसरी जगहों पे ले लीजिए, चाहे वो पश्चिम बंगाल में ले लीजिए, अब बिहार में देख लीजिएगा, अब यूपी में देख लीजिएगा, तो वो बड़ी परेशानी हो गई है भारतीय जनता पार्टी को। क्योंकि ये चीज़ चली आ रही है कि नेशनल पार्टियां जो हैं वो स्टेट में प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पा रही हैं। जो स्टेट में पार्टियां हैं वो पूरी तरह से काबिज हैं और वो चीज़ इस चुनाव में देखने को मिलेगी और जो लेटेस्ट अभी देखने को मिल रही है। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसी स्टेट में अकेले नहीं चुनाव लड़ रही। मतलब ये जो प्रदर्शन नहीं कर पा रही, यही बहुत बड़ी वजह थी कि कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें दी गई और दरकिनार रखा गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी अपना पत्ता नहीं खोलती है और अचानक कुछ ले आ देती है, तो हम लोग को भी तो हक है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम लोग भी बहुत से पत्ते ना खोलें। तो हम लोग भी वैसा ही कर रहे हैं। लेकिन हमारा कोई कांग्रेस को हम विपक्ष मान रहे हैं उत्तर प्रदेश में और हम अपने को भी विपक्ष मान रहे हैं। हम लोग दोनों लोग चुनाव में जा रहे हैं। जब चुनाव खत्म हो जाएगा और जो जनता तय कर देगी, अगर हम सब लोग पक्ष में आ जाएंगे तो हम लोग बैठ के बात करेंगे। सीधी सी बात है, इसमें कहीं कोई लेकिन नहीं है। लेकिन अभी तो सब विपक्ष में है और सब विपक्ष में रह के ही चुनाव लड़ेंगे और जनता का ये बात मैं आपसे भी जफर आमीन जी लेना चाहता हूँ कि साफ तौर पर बात की जाए तो प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर कोई डिस्कशन को तैयार नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से महागठबंधन एक शक ले रहा है, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहां पर गठबंधन ने एक शक लिया है। भविष्य क्या होगा ये फिलहाल तय नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मायावती को लेकर एक ट्वीट किया जाता है और उस ट्वीट पे जिस तरीके से रिएक्शन आते हैं, सवाल ये भी है क्या ये तमाम चीजें सोची समझी रणनीति के तहत हो रही हैं, और अगर नहीं हो रही हैं तो आखिर प्रधानमंत्री के नाम को लेकर आखिर डिस्कशन क्यों नहीं हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल मिड डे डिबेट बनता ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।